2019 में कांग्रेस बिहार में एक सीट में सिमट गई थी, किशनगंज वालों ने लाज रख लिया था कांग्रेस का। क्या लगता है वही दशा फिर से होगी या फिर आगे कुछ बड़ा करेंगे? मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं। जिस तरह से 2019 में महागठबंधन को एक सीट मिला था, 2024 में एनडीए को एक सीट मिलने वाली है, महागठबंधन को 39 सीट मिलने वाली है। आप ये डेटा लिख लीजिए। आप ही के गठबंधन के एक बड़े नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ना शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, कैसे महागठबंधन को संभाल पाएंगे? और कांग्रेस 2024 में भी आ रही है और देखिएगा 2024 में इस मुल्क से एक भ्रष्टाचार की सरकार, एक कॉम्युनल की सरकार और एक ऐसी सरकार जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, वो सरकार जाएगी यकीनन। जो इमरान प्रतापगिरी साहब राज्यसभा सांसद शायर आ रहे हैं, चूँकि वो शायर है तो क्या शायरी का भी कोई मंच सजने वाला है? बिल्कुल एक मुशायरा है। इमरान प्रतापगिरी साहब क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वो नेशनल चेयरमैन हैं, वो इस इलाके का दौरा एक कांग्रेस होने के नाते भी कर रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते भी कर रहे हैं और वो यहाँ के दौरा करने का मकसद उनका ये है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, ताकि वो अगला सेशन जो शुरू होगा पार्लियामेंट का, उस सेशन में अपनी बात को रखे। मसलन ये एमयू किशनगंज का सेंटर है, मसलन महानंदा बेसन है, मसलन फ्लड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देते हैं, मसलन यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर, हेल्थ के नाम पर बहुत बड़ा कोई फैसिलिटी नहीं है और यहाँ मीडिया से भी वो बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आम जनता से भी मिलेंगे, स्टूडेंट से भी मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, डायलॉग करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज के मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के निज आवास पर, जहां पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आसाम प्रभारी इंजीनियर असलम मलिक साहब हमारे भी मौजूद है। इमरान प्रतापगिरी जो कि राज्यसभा सांसद भी है, उनका प्रोग्राम है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम बात करना चाहेंगे। हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले केटीवी लाइव आपका शुक्रिया अदा करता है, बहुत बहुत वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ रज़ा साहब कि आप केटीवी लाइव के बिहाफ पे यहाँ पर आए और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इमरान प्रतापगिरी जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में जाने भी जाते हैं और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी दिगर पार्टियों के सवालों के जो परखर रूप से अगर जवाब देते हैं तो वो इमरान प्रतापगिरी। कर्नाटक का चुनाव आप लोगों ने जीता, जाहिर सी बात है मनोबल काफ़ी ऊंचा है। उसके तुरंत बाद ही इमरान प्रतापगिरी किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा शेड्यूल बताया जाए, किस तरह का प्रोग्राम है इमरान प्रतापगिरी का? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मनोबल ऊँचा है और ऊँचा होना भी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की जीत और हार की नहीं थी, ये लड़ाई देश को बचाने की थी। जब देश बचेगा तब हम सब बचेंगे, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव के नतीजे ने इस बात को साबित कर दिया है कि कर्नाटक से किशनगंज, जिस तरह कर्नाटक के लोगों ने, जिस तरह कर्नाटक के अवाम ने कांग्रेस को भारी जीत से, भारी मतों से वहाँ जीत दिलाई है, यकीनन ये शुरुआत है बीजेपी के डाउनफॉल का। और जैसा आपने बताया है कि इमरान प्रतापगिरी साहब सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, एक शायर नहीं है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि अगर वो देखा जाए तो वो 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। अभी आप लोगों ने उनको पार्लियामेंट में देखा होगा किस तरह से, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, तमाम स्टूडेंट्स के मुद्दों को, तमाम बुनकर के मुद्दों को, तमाम अवाम के वो मुद्दे जो मुद्दे बीजेपी सरकार पीछे छोड़ दिया, उनको उठा रहे हैं। तो इमरान प्रतापगिरी साहब आज के डेट में एक वैसी आवाज़ है जो आवाज़ हर मजलूमों की है, हर शोषित वर्गों की है, हर पिछड़ेपन लोगों की है, पसमानदगी की है। इमरान प्रतापगिरी साहब सिर्फ कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो पार्लियामेंट्रियन में एक ऐसे पार्लियामेंट्रियन हैं जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, निडर होकर रखते हैं, बेखौफ होकर रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इमरान प्रतापगिरी साहब की जो आवाज़ है सड़क से संसद तक, चाहे वो संगठन में कभी बात रखते हो, चाहे आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता के सामने कभी बात रखते हो, बहुत मजबूती से और बहुत डेटा के साथ, बहुत रिसर्च के साथ अपनी बात रखते हैं। इमरान प्रतापगिरी साहब के लिए हम लोग बहुत ही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे और हम सीमांचल वासियों के लिए और ख़ास करके किशनगंज वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। कर्नाटक की जीत अभी हुई है और ये देखिए क्या एक इत्तेफाक है कि कर्नाटक की जीत के बाद किशनगंज वो आ रहे हैं
और किशनगंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आदमी आना चाहते हैं। किशनगंज को हर आदमी सेकंड होम मानते हैं। किशनगंज में क्योंकि माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मसाइल भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने कोशिश की है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ला करके यहाँ पर 2 दिन का दौरा हो। 2 दिवसीय उनका दौरा है। सीमांचल को समझेंगे, किशनगंज को समझेंगे, यहाँ के मसाइल को समझेंगे, फिर आप लोगों के बीच में वो आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के सीमांचल दौरा, किशनगंज के दौरे से सिर्फ पार्टी हित की बात की जाएगी, कांग्रेस को मजबूती मिले, इस पर बात की जाएगी, या किशनगंज के जो बहुत बड़े बड़े मसाइल है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, क्या उन पर भी कोई बात किया जाएगा? देखिए, किशनगंज से क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से आते हैं, और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जिस तरह से पार्लियामेंट में यहाँ के मसाइल को उठाते हैं, चाहे वो मानहंदा बेसन का मामला हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर का मामला हो, चाहे यहाँ के जिस मुद्दे को वो हमेशा पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वो नेशनल चेयरमैन हैं, वो इस इलाके का दौरा एक कांग्रेस होने के नाते भी कर रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते भी कर रहे हैं, और वो यहाँ के दौरा करने का मकसद उनका ये है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, ताकि वो अगला सेशन जो शुरू होगा पार्लियामेंट का, उस सेशन में अपनी बात को रखे। मसलन ये एमयू किशनगंज का सेंटर है, मसलन मानहंदा बेसन है, मसलन फ्लड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देते हैं, मसलन यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर, हेल्थ के नाम पर बहुत बड़ा कोई फैसिलिटी नहीं है। 2 करोड़ की आबादी इस इलाके में शमूलियत है, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे वो सीमांचल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, अगर इन तमाम इलाके को हम जोड़ लें, डिस्ट्रिक्ट को जोड़ लें, तो कम से कम 2 करोड़ की आबादी है। इस 2 करोड़ की आबादी के लिए एक अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपने नेता को, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, यहाँ के तमाम मसाइल से वाकिफ़ कराएं, रूबरू कराएं, और यहाँ मीडिया से भी वो बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आम जनता से भी मिलेंगे, स्टूडेंट से भी मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, डायलॉग करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं यहाँ, मिंटू चौधरी साहब की अध्यक्षा में दारा साहब हैं, नसीम साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, अंजार साहब हैं, परवेज साहब हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों से वो इंटरेक्शन करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इलाके को कैसे मजबूत किया जाए, इलाके में जो चीज़ें नहीं हुई है उसको कैसे पस मंजर में लाया जाए, नेशनल लेवल पे उसको कैसे उठाया जाए, ये मकसद उनका इस दौरे का। आपने एमयू का जिक्र किया, चूँकि हमारे हाथ में जो लिस्ट है एमयू से ही, चूँकि आपके आने से पहले हम लोग डायरेक्टर से मिलकर आए, ज़मीन का एक मामला चल रहा है, सेंट्रल सरकार फंड नहीं दे रही, वो एक अलग मसला है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ के व्यूवर्स को पता है कि अभी चल ही नहीं रहा है, जबकि अभी भी वहाँ पे 26 कोर्स ऐसे हैं जो कराए जा रहे हैं। चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से बड़े लीडर है, वो आ रहे हैं, तो हमने लगभग वहाँ के सभी स्टूडेंटों से का भी बाइट लिया, जो हो सकता है कि आपसे पहले वही वीडियो चले। तो वहाँ किशनगंज के सिर्फ 2 लड़के हमें मिले, तो हमने एक बात यहाँ निकल कर सामने आ रही है, कल एमयू बने भी और जो यहाँ ब्रांच है किशनगंज वो चले भी, चूँकि उसे लाने का मकसद ये था कि किशनगंज की जो तालीमी हालात है, जो शैक्षणिक योग्यता, उसमें बढ़ोतरी हो। तो जब तक किशनगंज के बच्चों के लिए आरक्षण का व्यवस्था ना हो, तब तक एमयू अगर हो भी जाता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला। चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, तो इसमें चाहूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया जाए कि किशनगंज का एमयू अभी भी पढ़ाई हो रही है, 26 कोर्स ऐसे हैं जिसमें किया जा रहा है, लेकिन उस पर किशनगंज के बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे? जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे जा नहीं पाएंगे। रमेश राय साहब, क्योंकि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं थोड़ी सी यहाँ जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही फैक्ट है, डेटा के साथ है। हम लोग कभी कभी इमोशनल बात करते हैं, और इमोशनल बात, जज्बाती बात कुछ हद तक आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए पब्लिक को आप गुमराह कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा सा ये हार्श है, हार्ड है, इसको समझने की ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलाक़ायत के हिसाब से, कोई रिलीजन के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लाने का जो मकसद था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को दाखिला मिले, यहाँ के बच्चों का एडमिशन हो, लेकिन जब तक यहाँ के बच्चे उस इंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं करेगा, उस मेरिट को मीट नहीं करेगा, उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा, तब तक उनका दाखिला नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनके जो एडमिशन के दाखिला के जो भी टेस्ट होते हैं, उसमें उनका अपना खुद मुख्तारी है। जो बच्चे चाहे कहीं के भी हो,
आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जाके दाखिला का पूरा हिसाब लेके आइए। आप तो अभी एएमयू किशनगंज सेंटर का लेके आए हैं, आप अलीगढ़ जाइए, वहाँ का दाखिला कर लीजिए। आपको ये डाटा मिलेगा कि 10% बच्चे भी अलीगढ़ के रहने वाला नहीं पढ़ रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हमारे इलाकाई लीडर्स ने भी इसको गुमराह किया है। यकीनन जो बात सच होगी उसको माना जाएगा, जो गलत होगी या गुमराह को भी दूर किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वही बच्चे पढ़ेंगे, उसमें कोई रिजर्वेशन का, इलाकायत का कोई फौकियत नहीं है। जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करेगा, चाहे वो केरल का होगा, मद्रास का होगा, चाहे वो पंजाब का होगा, चाहे वो किशनगंज का होगा, कटिहार का होगा, उसका दाखिला होगा। इसमें किसी के साथ कोई दोहरा मापदंड नहीं है, कोई नाइंसाफी नहीं है। हम लोग कैसे अलीगढ़ में दाखिला बच्चों का हो एएमयू किशनगंज में, उसके लिए रोड मैप तैयार करें। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब तक आपके 10th और 10+2 के स्कूल्स अच्छे नहीं होंगे, वहां अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी, वहां पर अच्छे फैकल्टी मेंबर्स नहीं होंगे, अच्छे तालीम देने के साथ साथ जब उन बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे क्रैक किया जाए और करेज किया जाए, वो उनके अंदर में हुनर नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चों का दाखिला कहीं नहीं होगा। मुझे खुशी है कि आजकल के बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। कल 10+2 का रिजल्ट आया, परसों 10th का रिजल्ट आया, न जाने कितने बच्चे हमारे 94, 95, 98% ले आए। वो बच्चे अलीगढ़ भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जामिया भी क्वालिफाई कर रहे हैं, डीयू भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जामिया हमदर्द भी क्वालिफाई कर रहे हैं। हम लोगों को खुद अपना मुहासबा करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जी हो, कोई सा भी टेस्ट वो क्वालिफाई कर ले। यहाँ के अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर के? जो इमरान प्रतापगिरी साहब राज्यसभा सांसद शायर आ रहे हैं, चूँकि वो शायर है तो क्या शायरी का भी कोई मंच सजने वाला है? बिल्कुल एक मुशायरा है, जैसा कि मैंने ऑडियो के शक्ल में बहुत सारा ऑडियो अभी लोगों तक भेजा है। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम, 2 रोज़ा प्रोग्राम सिर्फ मुशायरा नहीं है। मुशायरा एक इवेंट है, एक प्रोग्राम है। कई प्रोग्राम से, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक रात का मुशायरा है, लेकिन 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो इस इलाके को फोकियत हासिल देगा, इस इलाके की तरक्की में गामजन होगा, इस इलाके को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एएमयू किशनगंज का लैंड जो चकला में है, उसका हम लोग दौरा करेंगे, उनका विजिट करेंगे। इमरान प्रतापगिरी के साथ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी आ रहे हैं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अशफाक करीम साहब भी आ रहे हैं जो अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तारिक अनवर साहब भी आ रहे हैं जो फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर रह चुके हैं। मौजूदा सरकार, बिहार सरकार के 4 मिनिस्टर आ रहे हैं। उन तमाम लोगों को लेकर के हम एएमयू किशनगंज लैंड चकला में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, मुआयना करेंगे कि एनजीटी का क्या मामला है, क्लीन गंगा मिशन का क्या मामला है, क्यों अभी तक जो है हुकूमत हिंद ने एनजीटी से क्लियरेंस नहीं दिया है, क्यों फंड रिलीज नहीं हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग एएमयू सेंटर किशनगंज जो माइनॉरिटी हॉस्टल पे चल रहा है, उन बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, जैसा आपने लिस्ट लेके आया है। उन बच्चों से पूछेंगे बीएड क्यों नहीं चल रहा है, बीएड क्यों बंद कर दिया गया। इस साल एमबीए में सिर्फ 22 बच्चे दाखिला लिया है, बाकी बच्चे कहाँ चले गए, क्यों बच्चे यहाँ पर दाखिला लेना चाहते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये तमाम रिपोर्ट बनने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दौरा एजुकेशनल है, ये दौरा सोशली है, ये दौरा यहाँ के अर्थव्यवस्था से लेकर के, कारोबार से लेकर के, तिजारत से लेकर के, बिजनेस सेटअप से लेकर के तमाम इस दौरे पर चीज़ें डिस्कस होगा। जब तक इन तमाम लोगों को हम यहाँ के रिपोर्ट देंगे, फिर वो लोग जाकर के हुकूमत हिंद से बात करेंगे, पार्लियामेंट में अपनी बात उठाएंगे, हुकूमत बिहार नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे। ये मकसद है इस दौरे का। 2019 में असलम अली साहब काफ़ी एक्टिव थे, उसके बाद फिर 2024 में अब एक्टिव हो रहे हैं और लगातार एएमयू पर बात कर रहे हैं। इमरान प्रतापगिरी साहब आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। कहीं असलम मलिक साहब भी कोई मैसेज तो नहीं देना चाह रहे हैं गुप्त रूप से? बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा मैसेज ये है कि हमारा किशनगंज, हमारा सीमांचल फूले फले, हमारा किशनगंज में तालीम का बोलबाला हो, हमारे किशनगंज में स्वास्थ्य के नाम पे बहुत तरह की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स यहाँ पर कायम हो। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं इमरान प्रतापगिरी साहब के लीडरशिप में काम कर रहा हूँ। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद साहब है। मेरा साफ मैसेज है कि मैं तमाम लोगों को एक साथ लेकर के इस इलाके के लिए पे बैक करूँ, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का बेटा हूँ, इसी मिट्टी का मैं एक संतान हूँ और इसी मिट्टी का मैं रहने वाला हूँ। हम सब लोग मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इलाके की जो भी तरक्याती काम होगा उसमें हम लोग हाथ बटाएंगे। असलम मलिक साहब को लेकर कुछ बातें हैं जो लोगों द्वारा कही जाती है, इसकी सच्चाई की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं असलम अली साहब एक्टिव नज़र आते हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद असलम अली साहब गायब हो जाते हैं।
ये मुझे लगता है कि शायद डेटा उनके पास नहीं है। अभी चुनाव कौन सा है, अभी तो 2023 चल रहा है, चुनाव 2024 में है, चुनाव 2025 में है। और असलम साहब हमेशा एक्टिव रहते हैं। आसाम में जाते रहता हूँ, आसाम का प्रभारी हूँ, कर्नाटक में 10 दिन चुनाव लड़ा के आया हूँ। जहाँ भी चुनाव होता है, किसी स्टेट में हो, नेशनल लेवल का हो, हम हर वक्त एक्टिव रहते हैं। कुछ मेरे दोस्त हो सकता हो कि मुझे किशनगंज में कमी देखते होंगे, लेकिन हम बहुत खामोशी से काम करते हैं। कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता है और कांग्रेस के छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे जो बनता है, जो होता है, स्टेट लेवल पे हो, किसी भी स्टेट में हो, नेशनल लेवल पे हो या किसी भी जगह हो, इलाके के लिए हो, हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताउम्र तक करते रहेंगे। 2019 में कांग्रेस बिहार में एक सीट में सिमट गई थी, किशनगंज वालों ने लाज रख लिया था कांग्रेस का। क्या लगता है वही दशा फिर से होगी या फिर आगे कुछ बड़ा करेंगे? मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ। जिस तरह से 2019 में महागठबंधन को एक सीट मिला था, 2024 में एनडीए को एक सीट मिलने वाली है, महागठबंधन को 39 सीट मिलने वाली है। आप ये डेटा लिख लीजिए। आपने कहा कि जैसा एक सीट कांग्रेस को मिला था, अब इस बार दूसरे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो भी गठबंधन में है उन लोगों के साथ वो हाल लगा। लेकिन आपके किशनगंज अगर लोकसभा की बात करें तो कहीं टूट के आसार नज़र आते हैं। खुले मन से हमारे चैनलों में भी और दीगर चैनलों में भी आप ही के गठबंधन के एक बड़े नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ना शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। कैसे महागठबंधन को संभाल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का कल्चर लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस का कल्चर ये है कि कांग्रेस कभी भी अपने सिटिंग एमपी और एमएलए का टिकट नहीं काटता है। और ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ता को, अपने तमाम वर्कर्स को, अपने तमाम लीडर्स को समेट के रखता है। कौन से दल के कौन आदमी क्या बोलता है उससे मुझे लेना देना नहीं है। 2025 की अगर बात करें तो क्या अस्लम मलिक साहब चुनाव लड़ने की मंशा रखता है किसी? मेरा मकसद कभी चुनाव या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहा है। हम तो एक आम कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। ये पार्टी फैसला लेगी कि असलम मलिक को क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। आज मेरे पास जो जिम्मेदारी है, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एक सीट पे एमएलए की या एमपी की, हम तो पूरा आसाम के प्रभारी है जहाँ 40% मुसलमानों की आबादी है। 40% मुसलमानों की आबादी आसाम में, जहाँ पर 45 एमएलए मुसलमानों को मिल सकता है, 3 एमपी मुसलमानों को मिल सकता है। हम वहाँ तैयारी करेंगे। हम 50 एमएलए बनाने की बात कर रहे हैं आसाम में, हम 4 एमपी बनाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर 2025 में चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। हम तो देश में बीजेपी को देश से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक एमएलए कोचाधामन के लिए ढकेल रहे हैं। हमको देश को बचाना है, ये मेरा पर्पस है। हमने कोचाधामन का नाम नहीं लिया था, सिर्फ चुनाव लड़ने की बात की थी, लेकिन आपने कोचाधामन का जिक्र कर दिया। कहीं कोचाधामन में चुनाव लड़ने के सही मायने में कोई आपकी मन में लालसा तो नहीं चल रही होगी? आपने 2025 बोला और 2025 में विधानसभा चुनाव है और मैं कोचाधामन का ही रहने वाला हूं, तो मैं कहीं बहादुरगंज की बात करूं, ठाकुरगंज की बात करूं, देगल बैंक की बात करूं या अमोर बैसा की बात करूं या बैसी डेकोरा की बात करूं। मैं समझा कि जो सवाल आप 1 मिनट के बाद पूछने वाले हैं, मैं उसका जवाब 1 मिनट पहले दे देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और कांग्रेस 2024 में भी आ रही है। और देखिएगा 2024 में इस मुल्क से एक भ्रष्टाचार की सरकार, एक कॉम्युनल की सरकार और एक ऐसी सरकार जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, वो सरकार जाएगी यकीनन। आखिर में, अंत में आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी अंदरूनी रूप से प्रमोट किया जा रहा है। क्या मानते हैं, सही चीज़ है? अभी कोई चेहरा नहीं है। अभी तमाम लोगों की जिम्मेदारी यही है कि जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, पहले उनको भगाया जाए। जब अपने पास सीट आएगा तो मिल बैठ के बात कर लेंगे, सबका हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अस्लम मलिक साहब, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है। आसाम में इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो संभालते हैं आसाम की में